हेलो फ्रेंड्स। हमने लास्ट वीडियो में किया था पार्शियल पेमेंट मेथड और रेजिडुअल पेमेंट मेथड कस्टमर के लिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडवांस पेमेंट रिसीव फ्रॉम द कस्टमर। एडवांस पेमेंट में क्या है, जैसे आपने एडवांस प्रोसेस फॉलो किया था वेंडर के केस में, वैसे सेम आप एडवांस प्रोसेस फॉलो करोगे कस्टमर के केस में। अब वेंडर में हम जो उसको एसेट साइड में रखते हैं, क्योंकि हम एडवांस देते हैं वेंडर को यहाँ पे, क्योंकि हम पेमेंट ले रहे हैं कस्टमर से उन गुड्स और सर्विसेज के लिए जो भी हमने डिलीवर नहीं की है, जो कि हमने अभी दी नहीं है। तो उसके लिए ये जो अमाउंट है, अब ये जो अमाउंट है हमारे लिए ये एक लायबिलिटी होगा। बैलेंस शीट में हम उसको लायबिलिटी साइड में मेंटेन करेंगे। और ये जो एडवांस लाइन आइटम है, दोनों में डिफरेंस होता है। नॉर्मल ट्रांजेक्शन कौन सी होती है? सेल्स की, इनकमिंग पेमेंट की और सेल्स रिटर्न की। और स्पेशल ट्रांजेक्शन जिसमें आपने एडवांस एक्सेप्ट किया हुआ कस्टमर से, तो ये आपकी स्पेशल लाइन आइटम है। तो हम जो नॉर्मल ट्रांजेक्शन के लिए नॉर्मल रिकन्सिलेशन अकाउंट बनाएंगे और स्पेशल के लिए स्पेशल रिकन्सिलेशन अकाउंट बनाएंगे। ये जो स्पेशल रिकन्सिलेशन अकाउंट है, इसको हम ऑल्टरनेटिव रिकन्सिलेशन अकाउंट भी बोलते हैं। और ये जो ऑल्टरनेटिव रिकन्सिलेशन अकाउंट है, इसको आप असाइन करोगे नॉर्मल के साथ। तो कैसे करेंगे? यहाँ पे अब हमने एडवांस पेमेंट एक्सेप्ट करनी है। तो हमारा जो नॉर्मल, अगर हम बैलेंस शीट है, तो बैलेंस शीट में हमारे पास लायबिलिटी है और एसेट साइड है। तो हम जो भी अभी प्रोसेस कर रहे हैं नॉर्मल ट्रांजेक्शन, वो हम इस संडे डेटर में कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारा जीएल है, ये है 201 और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, एक नया जीएल बनाएंगे एडवांस का फ्रॉम कस्टमर। और ये लेट सपोज हमारा जीएल है 100 110 का। तो जो आपकी नॉर्मल ट्रांजेक्शन है, सेल्स की, इनकम, पेमेंट की, सेल रिटर्न की, वो किसको हिट करेंगी? वो इस जीएल को हिट करेंगे। और जो आप स्पेशल वाला जीएल बनाओगे, जिसमें आप एडवांस एक्सेप्ट करोगे कस्टमर का, वो किस जीएल को जाके हिट करेगा? उस जीएल को। तो अब हम सबसे पहले तो इसकी लिंकिंग करेंगे, जो स्पेशल जीएल है नॉर्मल जीएल के साथ। सबसे पहले स्पेशल जीएल बनाएंगे, फिर उसकी लिंकिंग करेंगे, उसको साइन करेंगे नॉर्मल के साथ। तो अब यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल आपके पास सेल्स इनवॉइस आती है 100 की, और आपने रिसीव किया हुआ है 100 एज एडवांस, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इसको ट्रांसफ़र करोगे एडवांस जीएल से नॉर्मल जीएल में। क्योंकि आप क्लियरिंग कब करते हो? आप क्लियरिंग तब कर सकते हो जब आपके दोनों ही साइड, डेबिट और क्रेडिट साइड, सेम जीएल में एग्जिस्ट करता है। अगर आपका जो एक लाइन आइटम एक अलग जीएल में और दूसरी लाइन आइटम अलग जीएल में, तो उस केस में क्लियरिंग नहीं पॉसिबल। तो क्लियरिंग करने के लिए हमारे पास दोनों अमाउंट सेम जीएल में आ जाते हैं, तो इसके बाद हम क्लियरिंग करते हैं। तो यहाँ पे जो बैलेंस है वो ज़ीरो हो जाता है। आपका जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है या रिसीवेबल है, तो आपका जो रिसीवेबल है वो यहाँ पे ज़ीरो हो जाता है एडजस्टमेंट करने के बाद, और यहाँ पे एडवांस भी आपका ज़ीरो हो जाता है। अब इसको हम सिस्टम में करेंगे। सिस्टम में करने के लिए सबसे पहले हम जीएल बनाएंगे FS00 में। हमारे पास ऑलरेडी एक सनी डेटर का जीएल बनाया हुआ है, वो बनाया हुआ है हमने 201 का। अब इसके रेफरेंस से हम एक स्पेशल रिकन्सिलेशन अब इसी के रेफरेंस से हम एक स्पेशल रिकन्सिलेशन अकाउंट बनाएंगे। तो उसका नंबर दे देते हैं, क्योंकि ये लाइबिलिटी साइड में रहेगा। तो लाइबिलिटी की जो सीरीज है वो हम 1 फॉलो कर रहे हैं, तो उसका नंबर दे दिया हमने रैंडमली 100 110। और यहाँ पे रेफरेंस लिया विद टेम्पलेट और कंपनी को डाल दिया। अब यहाँ पे हम अकाउंट ग्रुप चेंज करेंगे, क्योंकि ये हमारा जो रेफरेंस है वो हमने लिया हुआ है एसेट से, और हम बना रहे हैं ये लाइबिलिटी साइड का। तो यहाँ पे सिस्टम आपको एरर मैसेज दे देगा कि आपका अकाउंट ग्रुप गलत है। तो यहाँ पे अकाउंट ग्रुप सेलेक्ट कर देंगे लाइबिलिटी। टाइप ठीक रहेगा। और टेक्स्ट अगर आपको चेंज करना है तो चेंज करो, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, एडवांस फ्रॉम कस्टमर। उसके बाद कंट्रोल डेटा में जाओ। यहाँ पे सिस्टम ऑलरेडी जो डेटा है सारा कैप्चर कर लेगा, आपको जस्ट ऑब्जर्व करना और सेव करना है। ये आपका बन गया स्पेशल रिकन्सिलेशन अकाउंट।
अब इस स्पेशल रिकन्सिलेशन अकाउंट को आप नॉर्मल रिकन्सिलेशन अकाउंट के साथ लिंक करोगे। यह है स्टेप नंबर 2, ट्रांसफर कोड है वो भी एक साथ तो यहाँ पे एंटर करेंगे, वो भी एक साथ एंटर करेंगे। अब अगर आपने कस्टमर को डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट पहले भेजनी है और उस डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट के बेस पे आपने डाउन पेमेंट क्रिएट करनी है, तो आपके पास दो इंडिकेटर हैं, एक तो होगा एफ और एक होगा ए। बट अगर आप कोई भी रिक्वेस्ट नहीं भेज रहे डाउन पेमेंट की, आप सीधे एडवांस एक्सेप्ट कर रहे हो, तो उसके लिए आप यूज़ करोगे इंडिकेटर ए। तो यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं कि हम पहले रिक्वेस्ट भेज रहे हैं और फिर हम एडवांस पेमेंट की एंट्री कर रहे हैं सिस्टम में। तो यहाँ पे हम कौन से इंडिकेटर में जाएंगे, एक हम जाएंगे एफ में और एक हम जाएंगे ए में। तो ये क्या है, ये है आपका एसजीएल इंडिकेटर। एसजीएल इंडिकेटर यानी कि स्पेशल जीएल इंडिकेटर। तो ए आपका एडवांस पेमेंट या डाउन पेमेंट के लिए, जबकि एफ आपका डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट के लिए। तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे पहले एफ में जाके, चार्ट ऑफ अकाउंट कंफर्म करेंगे। आपका नॉर्मल जो रिकन्सिलेशन अकाउंट है वो है 200 110, वो दे देंगे। और आपने जो रिकन्सिलेशन अकाउंट एडवांस के लिए बनाया हुआ वो है 100 110 स्पेशल। तो हम इसको सेव कर देते हैं, एंटर। जब आप एडवांस पेमेंट एक्सेप्ट करोगे तो किस जीएल को जाएगी, वो इस जीएल को हिट करेगी। जब आप सेल्स इनवॉइस या पेमेंट या सेल रिटर्न करते हो तो वो किस जीएल को हिट करता है, वो इस जीएल को। तो हम क्या करेंगे, अगर हमने एडवांस एडजस्ट करना है तो सबसे पहले इस जीएल से निकाल के इसमें डाल के फिर इसको हम क्लियर करेंगे। अब वो अब स्टेप नंबर 3 में हम एक डाउन पेमेंट बना लेते हैं, एडवांस डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे हम एक डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट बना लेते हैं। ट्रांजेक्शन कोड है F-37। तो यहाँ पे अगर आप टाइटल बार देखोगे क्या आ रहा है, कस्टमर डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे हम डेट डाल देते हैं आज की। डॉक्यूमेंट टाइप ऑब्जर्व करोगे, डीजेड आ रही है, कंपनी को 1188 और यहाँ पे कस्टमर आ जाएगा 101, एंटर। यहाँ पे जो स्पेशल, ऐसे ही हम वापस जाएंगे और इंडिकेटर ए में जाएंगे और डबल क्लिक करके यहाँ पे भी नॉर्मल और स्पेशल जो रिकन्सिलेशन अकाउंट है उसको साइन कर देंगे, सेव कर देंगे। अब डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे F-37 में। तो यहाँ पे टाइटल बार दिखा रहा है कि इस स्क्रीन पे हम डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट को प्रोसेस करते हैं। तो डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट आपकी कई बार पूछा जाता है कि ये अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट क्रिएट करता है। डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट नहीं क्रिएट करता, जस्ट एक सिंगल लाइन आइटम होती है जो कि सिस्टम, अगर आप उसको कस्टमर लाइन आइटम में डिस्प्ले करते हैं तो वो नोटेड आइटम में आएगी। तो अगर हम इसको क्रिएट करते हैं, हमने यहाँ पे हेडर में डेट डाल दी, डॉक्यूमेंट टाइप आ गया आपका डीजेड और यहाँ पे कस्टमर आपका आ गया 101। तो यहाँ पे हमने डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट के लिए इंडिकेटर ए यूज़ करना है, एफ नहीं यूज़ करना है। एफ सिर्फ असाइनमेंट के लिए यूज़ करना है, यहाँ पे ए ही रहेगा, एंटर। और यहाँ पे अमाउंट डाल दोगे आप। फॉर एग्जांपल मैंने अमाउंट डाल दिया 50,000। तो यहाँ पे ड्यू डेट डाल देते हैं आज की और यहाँ पे टेक्स्ट डाल देते हैं एडवांस और यहाँ पे हम टेक्स्ट डाल देते हैं डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट। डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट एंटर कर देते हैं, सेव कर देते हैं। और अगर आपने इसको डिस्प्ले करना है तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट में जाके डिस्प्ले कर सकते हो। तो सिस्टम ने एक सिंगल लाइन आइटम को क्रिएट किया और इस सिंगल लाइन आइटम ने ये जो आपका रिकन्सिलेशन अकाउंट है इसको हिट किया नहीं किया। कैसे चेक करेंगे, इस जीएल का बैलेंस चेक करेंगे 100 110 का। तो यहाँ पे हम जाएंगे बैलेंस चेक करने के लिए 100 110 में। तो इसने आपका जीएल को अपडेट नहीं किया, क्यों? क्योंकि ये डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट है। ये इंडिकेटर एफ के अंदर आती है, ना कि ए के। ए में यहाँ पे इंडिकेटर जब आपको के साथ, जब ए इंडिकेटर के साथ आप कोई भी एंट्री करते हो तो आपका जीएल अपडेट होगा। तो ये आपकी एक नोटेड आइटम है। तो उसको चेक करने के लिए आप FBL 5N में जाओगे तो आपको कस्टमर के अगेंस्ट यहाँ पे अगर आप नोटेड आइटम टिक करते हो दिखा देगा। पहले हम नॉर्मल लाइन आइटम में देखेंगे, यहाँ पे 50,000 की एंट्री नहीं आ रही।
अब स्पेशल में देख लेते हैं, स्पेशल में भी नहीं आएगी, ये आएगी अभी आपकी नोटेड आइटम। तो ये आपकी आ गई नोटेड आइटम में 50,000। अब हम वापस जाएंगे, नॉर्मल भी ठीक है, तो यहाँ पे हम नोटेड आइटम को टिक कर लेते हैं, नॉर्मल जो है उसको हटा देते हैं और सिर्फ सिस्टम हमें नोटेड आइटम दिखाए। तो ये आपकी नोटेड आइटम आ गई 50,000 की डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट। अब डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट को आपने डाउन पेमेंट में कन्वर्ट करना है, उसके लिए आपके पास जो ट्रांजेक्शन कोड है वो है F-29। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ट्रांजेक्शन कोड, यहाँ पे ट्रांजेक्शन कोड यूज़ करेंगे F-29। तो यहाँ पे हम डाउन पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे, तो डाउन पेमेंट हम जो एक्सेप्ट करेंगे वो होगा डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट के बेस पे। तो यहाँ पे हमने डेट डाल दी आज की, डॉक्यूमेंट टाइप, और यहाँ पे कस्टमर नंबर, स्पेशल जीएल इंडिकेटर आ जाएगा एडवांस के लिए ए, और यहाँ पे बैंक का जीएल, और यहाँ पे एडवांस पेमेंट आ गया 50,000 डाउन पेमेंट। अब ये जो रिक्वेस्ट बटन है इस पर आप टिक कर, इसको आप सिलेक्ट करो, जितनी भी रिक्वेस्ट है आपकी सिस्टम दिखा देगा। हमारे केस में एक ही दिखा रहा है 50,000 की, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, रिक्वेस्ट को एक डाउन पेमेंट क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके लिए आप ये जो क्रिएट डाउन पेमेंट है इस पर भी क्लिक कर सकते हो, सेव पे भी क्लिक कर सकते हो, एक ही चीज़ है। तो हमने यहाँ पे सेव पे क्लिक कर लिया, सिस्टम ने हमें जो डाउन पेमेंट डॉक्यूमेंट नंबर है वो दे दिया 26407। ये आपका स्पेशल डॉक्यूमेंट है, या ये इसमें जो लाइन आइटम है वो स्पेशल है। तो स्पेशल लाइन आइटम को आप कहाँ पे देखोगे, स्पेशल लाइन आइटम ऑप्शन में देखोगे, जो कि यहाँ पे हम FBL 51 में चेक कर सकते हैं। तो हम इसको FBL 51 में चेक कर सकते हैं। स्पेशल लाइन आइटम कस्टमर है 101, कंपनी कोड 1188, और यहाँ पे सिस्टम हमें ओपन आइटम दिखाए, और यहाँ पे टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन कौन सी है, स्पेशल, दोनों दिखाते, स्पेशल नोटेड, और ऑब्जर्व करेंगे। अब वो जो नोटेड आइटम है वो हट गई, उसको सिस्टम ने क्या कन्वर्ट कर दिया, उसको सिस्टम ने एज ए स्पेशल आइटम कन्वर्ट कर दिया। तो ये स्पेशल आइटम जो कि आपके रिकंसिलिएशन अकाउंट को जाके हिट हुई है। तो ये आपका सब जीएल है या सब लेजर है, कस्टमर अकाउंट, और ये आपका मेन जीएल है या स्पेशल जीएल है। अब इसका बैलेंस चेक करोगे आप FS10 में जाके, तो यहाँ पे बैलेंस आपका आ जाएगा 50,000 का क्रेडिट साइड क्यों, लाइबिलिटी है। अब इसके अगेंस्ट हमने कोई भी गुड्स और सर्विसेज जो है वो अभी तक डिलीवर नहीं करी है। जब हम डिलीवर करेंगे और एडजस्ट करेंगे तो सेम 50,000 आपका डेबिट साइड में आ जाएगा और बैलेंस हो जाएगा 0। तो अब यहाँ पे हम एक सेल्स इनवॉइस डाल देते हैं, और पहले तो FBL 51 में चेक कर लेते हैं, FBL 51 में चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने नॉर्मल आइटम और स्पेशल आइटम दोनों को टिक किया। तो ये आपका एडवांस पेमेंट है, ये ऑलरेडी पुरानी इनवॉइस पड़ी हुई है, तो 48,000 और है जो जिसकी आप इनवॉइस डाल सकते हो इस एडवांस के लिए। तो हम एक 48,000 की इनवॉइस क्रिएट कर लेते हैं, ताकि ये जो 50,000 है इसको हम पूरा एडजस्ट करें। तो हम एक इनवॉइस डालेंगे, और इनवॉइस डालने के लिए हम जाएंगे F-22 में, डेट डाल देंगे, और यहाँ पे आ जाएगा आपका कस्टमर। तो इस कस्टमर से आपने डाउन पेमेंट एक्सेप्ट की हुई है। तो जब भी आप कोई भी सेल्स इनवॉइस डालोगे तो सिस्टम में एक नोटिफिकेशन देगा कि इस कस्टमर पे हमारे पास कितना एडवांस आया हुआ है। तो एंटर करो, तो यहाँ पे अमाउंट दिखा देगा 50,000 आया हुआ है। 50,000 में 2,000 ऑलरेडी सेल्स इनवॉइस है, बाकी 48,000 की हमने एक इनवॉइस और क्रिएट करनी है और उस एडवांस को एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये हो गया आपका सेल्स इनवॉइस 50 आपका पोस्टिंग की सेल्स अकाउंट जीएल के लिए, और अमाउंट आ गया आपका सेकेंड लाइन आइटम के लिए, स्टार टेक्स्ट आपका आ गया प्लस ओवरव्यू करेंगे और इसको सेव कर देंगे। अब हम दोबारा से जाएंगे
FBL 5N में और चेक करेंगे स्टेटस। रिफ्रेश करो तो यहाँ पे अगर आप देखोगे बैलेंस जीरो आ रहा है, बट इन बैलेंस जीरो आ रहा है, बट इन तीनों लाइन आइटम को आप क्लियर नहीं कर सकते हो अभी। रीज़न ये है कि ये जो 50,000 है ये अलग जीएल में, ये जो दो लाइन आइटम है ये अलग जीएल में। अगर आपने जीएल देखना है तो डबल क्लिक करो, ये है पहला लाइन आइटम, जीएल है 200 100, जीएल है 200 110, और ये है दूसरा लाइन आइटम जिसका जीएल भी सेम है 200 110, जबकि जो थर्ड लाइन आइटम है उसका जीएल है 100 110। अब क्लियरिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, जो एडवांस पेमेंट पड़ा हुआ हमारा स्पेशल, जो हमारे पास अमाउंट पड़ा हुआ है स्पेशल जेल में, उसको हम ट्रांसफर करेंगे नॉर्मल जेल में। यहाँ पे ट्रांजेक्शन कोड है F-39, ट्रांजेक्शन कोड है F-39, और यहाँ पे हम हेडर में इंफॉर्मेशन डाल देते हैं डॉक्यूमेंट डेट। डॉक्यूमेंट टाइप अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, डीए। किस केस में आ रहा है, अगर आपने क्लियर करना है डाउन पेमेंट को। और यहाँ पे कस्टमर नंबर आ जाएगा 101। अगर यहाँ पे सिस्टम रेलेवेंट इनवॉइस नंबर ले रहा है तो आप यहाँ पे इसको रिमूव कर दो और एंटर बटन प्रेस करो। तो यहाँ पे आपने कितना एडवांस अमाउंट जो है वो ट्रांसफर करना है, ऐसा मैंडेटरी नहीं है आपने पूरा ही करना है 50,000, आप कम भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हम पूरा ले लेते हैं 50,000 और इसको हम सेव कर लेते हैं। तो इस डॉक्यूमेंट से क्या हुआ, इस डॉक्यूमेंट से जो आपका स्पेशल आइटम है, तो जो आपकी स्पेशल आइटम थी 50,000 की वो अब नॉर्मल बन गई है। तो उसको चेक करने के लिए हम जाएंगे FBL 5N में और लाइन आइटम जो है स्पेशल चेक करेंगे। अगर आप देखोगे ये स्पेशल है पर इसमें कुछ भी नहीं आ रहा। अब हम नॉर्मल चेक करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 50,000 नॉर्मल लाइन आइटम है। कैसे, डबल क्लिक करो, यहाँ पे जीएल क्या आ रहा है 200 110, और ये जो बाकी की दोनों लाइन आइटम है इसका भी जीएल सेम है 200 110। तो ये तीनों अब नॉर्मल लाइन आइटम है जिसको कि हम क्लियर कर सकते हैं। उससे पहले अगर आपने एडवांस जो जीएल उसका बैलेंस चेक करना है FS10N में, ये जो हमारा एडवांस जीएल का बैलेंस चेक करते हैं, नील आएगा। जो भी हमने एडवांस लिया हुआ था 50,000 साइड में, ये हमने एडजस्ट कर दिया, 50,000 डेबिट आ गया और ये हो गया जीरो या नील। अब कस्टमर लाइन आइटम क्लियरिंग करने के लिए आप जाओगे ट्रांजेक्शन कोड F-32 में, यहाँ पे कस्टमर नंबर डालोगे और यहाँ पे क्लिक करोगे प्रोसेस ओपन आइटम, और यहाँ पे जो 3 लाइन आइटम दिखा रहा है आपकी, ये आपकी इनवॉइस जो डाली ये पुरानी इनवॉइस और ये 50,000 एडवांस, तो ये हमने इसको क्लियर कर दिया। ये क्लियरिंग डॉक्यूमेंट नंबर सिस्टम ने आपको दे दिया 1002। अब इसकी लाइन आइटम जो ट्रीटमेंट किया हुई है वो चेक कर लेते हैं FBL 5N में जाके कस्टमर लाइन आइटम में। अब कस्टमर लाइन आइटम में चेक कर लेते हैं और यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं ओपन कोई है, ओपन कुछ भी नहीं है, नॉर्मल आइटम। अब हम क्लियर्ड में जाएंगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 1002 ये आपकी एडवांस्ड लाइन आइटम ट्रीटमेंट है। तो यहाँ पे सबसे पहले 50,000 जो आपने एडवांस ट्रांसफ़र किया स्पेशल से नॉर्मल में, उसके बाद ये 50,000 का एडवांस एडजस्ट हुआ 2,000 इनवॉइस और 48,000 इनवॉइस के अगेंस्ट। तो डनिंग का क्या मतलब होता है, सबसे पहले डन का मतलब होता है रिमाइंडर, और डनिंग का मतलब होता है रिमाइंडर भेजना किनको, कस्टमर्स को जिनकी की इनवॉइसेस ओवरड्यू हो चुकी है। तो पेमेंट अभी तक रिसीव नहीं हुई है और हम एक एक्टिविटी चलाते हैं जिसको हम बोलते हैं टर्निंग। तो इसमें सिस्टम क्या करता है, उन ओवरड्यू इनवॉइसेस को पिक करता है और उन कस्टमर्स को हम रिमाइंडर भेजते हैं। तो वो जो रिमाइंडर है वो हम कब तक भेजते हैं तो डिपेंड करता है हमने उसमें लेवल कितना लिया हुआ है। तो इस डनिंग एक्टिविटी को रन करने के लिए हमारे पास डनिंग प्रोसीजर जो है सिस्टम में डिफाइन होना चाहिए और वो कस्टम मास्टर डेटा में असाइन होना चाहिए। तो ये जो डनिंग प्रोसीजर हम क्रिएट करते हैं इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं, इसमें हम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं डनिंग लेवल। तो ये जो डनिंग है ये डनिंग बेसिकली यूज होता है क्रेडिट मैनेजमेंट में, जो कि FSC मॉड्यूल का पार्ट है। क्रेडिट मैनेजमेंट में हम कस्टमर की जो क्रेडिट लिमिट है वो सेट करते हैं सिस्टम में, ऑटोमेटिक वो सेट होती है कंडीशन पे बेसिस पे, कुछ कंडीशंस होती हैं या उसमें कुछ हम पैरामीटर मेंटेन करते हैं। उन पैरामीटर में डनिंग भी एक है।
तो अगर हम किसी कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा रिमाइंडर भेज रहे हैं तो सिस्टम क्या करता है, ऑटोमेटिकली उसकी जो क्रेडिट लिमिट है पहले से कम करता जाता है। अब इसमें हम कितने रिमाइंडर जो हैं वो हम कस्टमर को भेज सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके डनिंग लेवल पे। डनिंग लेवल की जो लिमिट मैक्सिमम दी हुई है एसएपी में वो दी हुई है 9 की। हम मैक्सिमम 9 लेवल डिफाइन कर सकते हैं और हर एक लेवल के लिए हम एक अलग जो डनिंग रिमाइंडर है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो हर एक लेवल के लिए हम एक अलग डनिंग लेवल जिसमें कि अलग अलग इंफॉर्मेशन हो सकती है तो वो हम यूज़ कर सकते हैं कस्टमर को भेजने के लिए। तो इस हिसाब से हम 9 जो रिमाइंडर है वो कस्टमर को भेज सकते हैं अगर उसकी इनवॉइस जो है ओवरड्यू है और उसकी अभी तक पेमेंट रिसीव नहीं हुई। अब उसके बाद 9 लेवल के बाद क्या होगा, 9 लेवल के बाद एफएससीए में और भी मॉड्यूल हैं जैसे कि कलेक्शन मैनेजमेंट है, डिस्प्यूट मैनेजमेंट है। तो वो केस जो होता है वो कलेक्शन मैनेजमेंट या डिस्प्यूट मैनेजमेंट में चले जाता है। अब डनिंग प्रोसीजर में डनिंग लेवल के अलावा और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन को हम मेंटेन करते हैं, हम डनिंग फॉर्म्स को मेंटेन करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने डनिंग लेवल 9 क्रिएट किए तो हर एक लेवल पे हम डनिंग नोटिस को जनरेट करना चाहते हैं, पर उस डनिंग नोटिस में जो उसका कंटेंट है वो डिफरेंट होना चाहिए। तो उसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट जो फॉर्म है वो क्रिएट कर सकते हैं और उन फॉर्म को जो रिस्पेक्टिव डनिंग लेवल है उनके साथ असाइन कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है डनिंग चार्जेस, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी है जिसपे कि कॉस्ट और टाइम दोनों लग रहे हैं। तो इन दोनों को रिकवर करने के लिए हम जो कस्टमर है उससे हम ये जो चार्जेस है रिकवर कर सकते हैं डनिंग चार्जेस की फॉर्म में। उसके बाद आ जाता है मिनिमम अमाउंट फॉर द डनिंग। तो ये जो हम डनिंग एक्टिविटी रन कर रहे हैं इसमें हम एक मिनिमम अमाउंट भी सेट कर सकते हैं। इससे जो नीचे का अमाउंट है सिस्टम कंसिडर ना करे डनिंग एक्टिविटी के लिए। तो ये इन्फॉर्मेशन हम डनिंग प्रोसीजर में असाइन करते हैं और ये जो प्रोसीजर होता है ये हम कस्टम मास्टर डेटा में असाइन करते हैं। अगर कोई कस्टमर है जिसकी की ओवरड्यू इनवॉइसेस है और हम ये डनिंग एक्टिविटी रन कर रहे हैं बट सिस्टम उसकी इनवॉइसेस को पिक नहीं कर रहा, उसका क्या रीज़न हो सकता है? उसका रीज़न ये हो सकता है कि जो डनिंग प्रोसीजर आपने बनाया है वो कस्टम मास्टर डेटा में असाइन नहीं है। तो ये जो डनिंग ब्लॉक भी हम लगा सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल कोई कस्टमर है उसमें डनिंग प्रोसीजर असाइन है, उसकी ओवरड्यू इनवॉइसेस भी हैं बट उसके बट उस कस्टमर मास्टर डेटा में हमने डनिंग ब्लॉक लगाया हुआ है। तो अगर उसकी ओवरड्यू इनवॉइसेस भी होती हैं और उसके बाद तो अगर उसकी ओवरड्यू इनवॉइसेस भी होती हैं तो सिस्टम उस पे जो डनिंग नोटिसेस है वो जनरेट नहीं करता। उसका रीज़न ये होता है कि ये जो डनिंग ब्लॉक है ये हमने एक्टिवेट किया हुआ है। ये मोस्टली किस केसेस में करते हैं, ये अगर हम कोई इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं अपने सेम ग्रुप की कंपनी के साथ। तो ये जो डनिंग एक्टिविटी होती है उसको रन करने के लिए यूजर स्टैंड पॉइंट से हमारे पास 3 स्टेप्स हैं जो कि ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम से मिलते जुलते हैं। पहला स्टेप है मेंटेन पैरामीटर, उसमें भी हमने देखा था मेंटेन पैरामीटर का स्टेप होता है। उसके बाद सेकंड स्टेप है शेड्यूल डनिंग नोटिसेस। तो यहाँ पे हम डनिंग नोटिसेस हैं जो उनको जनरेट करते हैं, अगर उसमें कोई चेंजेस रिक्वायर्ड है डिस्प्ले कर सकते हैं उसको। उसके बाद अगर उसके बाद जो थर्ड स्टेप आ जाता है वो आ जाता है आपका प्रिंट डनिंग नोटिस। तो अगर एक बार प्रिंट हो गया तो जो कस्टमर मास्टर डेटा होता है उसमें ये इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाती है कि इसको हमने कस्टमर को लास्ट टाइम कब रिमाइंडर भेजा था और उसका डनिंग लेवल क्या है। तो जैसे कि 01, 02, 03 ये लेवल हम सिस्टम अपने आप अपडेट करता है अगर हमने कोई डनिंग एक्टिविटी रन की है। तो ये जो डनिंग प्रोसीजर होता है इसको क्रिएट करने के लिए सिस्टम में हमारे पास फंक्शन कोड है एफबीएमपी। तो हम सबसे पहले अपने डनिंग प्रोसीजर को डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम जाएंगे एफबीएमपी ट्रांजेक्शन कोड में, एंटर। ये जो डनिंग प्रोसीजर ऑलरेडी सिस्टम में दिए हुए हैं आप उसको भी चेक कर सकते हो रेफरेंस पर्पस के लिए कि इन्फॉर्मेशन को कैसे यहाँ पे सेटअप किया हुआ है। उसके बाद अगर आपने खुद का नया डनिंग प्रोसीजर बनाना है तो यहाँ पे न्यू प्रोसीजर पे भी जाओ और नया क्रिएट कर लो। ये जो रनिंग प्रोसीजर आईडी रहता है इसकी लेंथ जो रहती है स्टैंडर्ड वो होती है 4 कैरेक्टर की अल्फान्यूमेरिक। तो यहाँ पे हम आईडी दे देते हैं जो कि सेम है अपने कंपनी कोड आईडी के साथ 1188। तो यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन दे देते हैं 4 लेवल डनिंग नोटिस। मैक्सिमम 9 होता है बट यहाँ पे हम 4 लेवल्स का डनिंग प्रोसीजर क्रिएट कर रहे हैं। कंपनी कोड 1188, कंपनी कोड 1188 के लिए। उसके बाद डनिंग इंटरवल हम कितनी बार ये चलाएंगे क्या गैप के कितना होना चाहिए। जब हम ये डनिंग एक्टिविटी रन करेंगे तो इसमें गैप कितना चाहिए, तो यहाँ पे गैप ले लेते हैं 5 डेज का।
उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ लेवल्स कितने होने चाहिए। उसके बाद कोई ग्रेस पीरियड, कोई एक्स्ट्रा डे आप देना चाहते हो। फॉर एग्जांपल आपने अगर इनवॉइस जो ड्यू हो रही है, ओवर ड्यू हो रही है, वो आज हो रही है, बट अगर आप ग्रेस पीरियड दिया हुआ है तो सिस्टम वो इनवॉइस को आज की रनिंग एक्टिविटी में कंसिडर नहीं करेगा। अगर वो उसके कल में आप रनिंग एक्टिविटी रन करते हो तो उसमें वो कंसिडर करेगा। तो ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको यहाँ पे ग्रेस पीरियड देना है, ये आप जीरो भी कर सकते हो, ब्लैंक भी कर सकते हो। उसके बाद ये जो हम डनिंग प्रोसीजर बना रहे हैं, ये डनिंग प्रोसीजर हम किन ट्रांजेक्शन के लिए बना रहे हैं, हम स्टैंडर्ड ट्रांजेक्शन के लिए बना रहे हैं। सेलेक्ट कर लो स्टैंडर्ड ट्रांजेक्शन फॉर डनिंग। उसके बाद यहाँ पे रेफरेंस डेटा में रेफरेंस डनिंग प्रोसीजर फॉर टेक्स्ट, यहाँ पे हम आईडी दे देते हैं सेम ये जो हमारा डनिंग प्रोसीजर का आईडी है, 1188। एंटर बटन प्रेस करेंगे, सिस्टम वार्निंग मैसेज दे देगा, जस्ट इग्नोर। उसके बाद ये जो डनिंग टेक्स्ट वाले बटन है, मिनिमम अमाउंट, चार्जेस और डनिंग लेवल, इनमें हम एक एक करके, तो इनमें हम इंफॉर्मेशन मेंटेन करेंगे वन बाय वन। तो यहाँ पे ये जो आप डनिंग प्रोसीजर की इंफॉर्मेशन मेंटेन करना चाहते हो, तो ये कौन से कंपनी कोड के लिए मेंटेन करना चाहते हो, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं 1188। उसके बाद सिस्टम अकाउंट टाइप जो है वो पूछ रहा है। ये जो डनिंग एक्टिविटी है ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम की तरह आप दोनों अकाउंट टाइप के लिए यूज़ कर सकते हो, कस्टमर वेंडर के लिए। बट ये जो डनिंग प्रोसीजर है या डनिंग एक्टिविटी है, ये मोस्टली हम अपने कस्टमर के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम अकाउंट टाइप सेलेक्ट कर लेते हैं कस्टमर, एंटर। और यहाँ पे हम फॉर्म अटैच कर देते हैं। 1 2 3 4 लेवल का हमारा डनिंग प्रोसीजर है। तो फर्स्ट लेवल पे हम कौन सा फॉर्म अटैच करना चाहते हैं, सेकंड पे हम कौन सा फॉर्म अटैच करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम फॉर्म को असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म दिए हुए हैं एसएपी ने, तो उनको हम यूज कर सकते हैं। F4 बटन प्रेस कर लो। F4 बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे जाएंगे डनिंग फॉर्म में, सिलेक्ट करेंगे। फर्दर आपको ऑप्शन दे देगा कि आपको कौन सी लैंग्वेज में वो जो डनिंग फॉर्म है वो जनरेट करना है। तो यहाँ पे EN इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे। अब सिस्टम में और भी डनिंग फॉर्म है इसी आईडी के साथ, लास्ट में जो है वो आईडी 01 की जगह 02 और 03 है। ये डनिंग फॉर्म सिस्टम में अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम जो डनिंग लेवल 3 और 4 है उसके लिए सेम फॉर्म यूज़ कर लेते हैं, फॉर्म 0303। उसके बाद आप ये जो डनिंग एक्टिविटी है उसके लिए कोई मिनिमम अमाउंट की लिमिट देना चाहते हो, तो यहाँ पे मिनिमम अमाउंट में जाएंगे और करेंसी डाल देते हैं यहाँ पे INR। तो ये जो मिनिमम अमाउंट है ये डनिंग लेवल, तो हर एक लेवल के लिए एक अलग से आप मिनिमम अमाउंट है उसको मेंटेन कर सकते हो। तो ये जो मिनिमम अमाउंट रहेगा ये आप, तो यहाँ पे हम मेंटेन कर देते हैं मिनिमम अमाउंट, जो कि है फॉर एग्जांपल 100, 100, 100। सारे लेवल के लिए हमने 100 मेंटेन कर दिया, एंटर करेंगे। और उसके बाद हम जाएंगे डनिंग चार्जेस में। अगर आपने कुछ चार्जेस जो हैं उसको आप मेंटेन करना चाहते हो हर एक लेवल के लिए, तो यहाँ पे आप कर सकते हो। यहाँ पे ये जो डनिंग चार्जेस रहेंगे इस ये फिक्स भी हो सकते हैं, ये परसेंटेज के बेस पे भी हो सकते हैं। जो भी आपकी इनवॉइस है उसका कुछ परसेंटेज आप एज ए डनिंग चार्जेस जो एज ए डनिंग चार्जेस कस्टमर से रिकवर करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप परसेंटेज भी डाल सकते हो। यहाँ पे हम फिक्स अमाउंट दे देते हैं डनिंग चार्ज का 10। अगर लेवल 2 है तो 20, अगर 3 है तो 30, अगर 4 है तो 40। उसके बाद यहाँ पे डनिंग लेवल में जाएंगे। ये हमारे 4 लेवल्स हैं, तो यहाँ हम वापस जाएंगे और इसको सेव कर लेंगे। ये जो डनिंग प्रोसीजर हमने बनाया है इसको कस्टमर मास्टर डेटा में असाइन करेंगे। असाइनमेंट के लिए हम जाएंगे XD02 में, ट्रांजेक्शन कोड है XD02, कस्टमर है 101 और यहाँ पे कंपनी कोड है 1188। तो ये जो सेल्स एरिया है मैं हटा देता हूँ और एंटर। अब यहाँ पे हम जाएंगे कॉरेस्पॉन्डेंस टैब में। ये जो डनिंग प्रोसीजर हम असाइन करते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस टैब में, यहाँ पे एक सेक्शन दिया हुआ डनिंग डेटा का, यहाँ पे डनिंग प्रोसीजर है। तो यहाँ पे प्रेस F4 करेंगे, सिस्टम आपको आपका डनिंग प्रोसीजर डिस्प्ले कर देगा, तो आपने उसको असाइन कर लेना है यहाँ पे और एंटर। तो यहाँ पे डनिंग ब्लॉक की ऑप्शन है, अगर आप इस कस्टमर के लिए ब्लॉक लगाना चाहते हो, अगर कोई भी ओवरड्यू इनवॉइसेस है उसके बाद भी सिस्टम इसको डनिंग एक्टिविटी में ना पिक करे इनकी इस कस्टमर की इनवॉइसेस को, तो उसके लिए डनिंग ब्लॉक जो है वो यूज़ कर सकते हो। अभी हम डनिंग ब्लॉक को यूज़ नहीं करेंगे, अब हम इसको सेव कर देंगे।
अब हमें एक ओवरड्यू इनवॉइस चाहिए इसी कस्टमर के लिए, तो उसको सिस्टम में पहले डिस्प्ले कर लेते हैं। कोई ओवरड्यू इनवॉइस है, FBL 5N में जाके ओपन आइटम में चेक करेंगे कि कोई ओवरड्यू इनवॉइसेस है। कोई भी ओवरड्यू इनवॉइस नहीं है, तो हम इसको एक इनवॉइस को क्रिएट कर लेते हैं प्रीवियस डेट से। तो इनवॉइस को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हम जाएंगे F-22 में, और डेट हम डाल देते हैं हम 1 दिसंबर, डॉक्यूमेंट डेट, पोस्टिंग डेट, और यहाँ पे हम कस्टमर अमाउंट फॉर एग्जांपल ये है 18,000, सेल्स 50, सेल्स अकाउंट, अमाउंट स्टार, टेक्स्ट प्लस। अब इसको हम ओपन आइटम में चेक कर लेते हैं FBL 5N में ओवरड्यू इनवॉइस। तो ओवरड्यू इनवॉइस कैसे सिस्टम डिस्प्ले करता है, तो इस पे हम जाएंगे लेआउट में। अभी वो वाला फील्ड नहीं आ रहा, तो यहाँ पे हम जाएंगे चेंज लेआउट में, और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं ये SAP 1 SAP। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये फील्ड आपका आ रहा है ड्यू डेट का, तो यहाँ पे ये जो इनवॉइस का स्टेटस आ रहा है ओवरड्यू आ रहा है, ये जो साइन होता है ओवरड्यू का है। तो अगर हम डनिंग एक्टिविटी चलाते हैं और इसमें डनिंग प्रोसीजर हमने साइन किया हुआ और इस पर ब्लॉक नहीं लगा हुआ, तो सिस्टम इस इनवॉइस को पिक कर लेगा डनिंग के लिए, और इस कस्टमर को रिमाइंडर जाएगा। तो आपकी जो 18,000 इनवॉइस है वो ओपन है और जिसकी की पेमेंट अभी तक नहीं रिसीव हुई है। तो यहाँ पे इसको अब डनिंग में चेक करने के लिए या टेस्टिंग करने के लिए हम रन करेंगे ट्रांजेक्शन कोड F150। ऑटोमेटिक प्रिंट प्रोग्राम के लिए आपके पास ट्रांजेक्शन कोड होता है F110, डनिंग के लिए F150। यहाँ पे आज की डेट डाल देंगे 8 दिसंबर, और यहाँ पे डाल देते हैं कंपनी कोड 1188, एंटर। और यहाँ पे नो पैरामीटर मेंटेन आ रहा है, तो पैरामीटर मेंटेन कर लेते हैं। हम जाएंगे पैरामीटर टैब में, यहाँ पे डनिंग डेट डाल देते हैं आज की, और डॉक्यूमेंट पोस्टेड अप टू ले लेते हैं आज के दिन पे, और डॉक्यूमेंट पोस्टेड अप टू भी सेम ले लेते हैं, सेम डेट ले लेते हैं डॉक्यूमेंट पोस्टेड अप टू में। उसके बाद कंपनी कोड, कस्टमर, कस्टमर की आपने रेंज देनी है वो भी दे सकते हो, सिलेक्टेड कस्टमर यूज़ करने हैं तो ये मल्टीपल सिलेक्शन में भी जा सकते हो। अब हमने इसको सेव कर लिया। स्टेटस टैब में जाएंगे, यहाँ पे स्टेटस जो है वो चेंज हो गया, अब यहाँ पे आ रहा है पैरामीटर्स वर मेंटेन। अब ये जो स्केड्यूल वाला बटन है इसको क्लिक करोगे, और यहाँ पे आउटपुट डिवाइस जो है वो आप दे दोगे LP01 लोकल प्रिंटर। ये जो स्टार्ट इमीडिएटली चेकबॉक्स है इसको आप टिक कर लोगे, और ये जो स्केड्यूल का बटन है इस पर एंटर बटन प्रेस करोगे। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन दिखा रहा है कि यहाँ पे आपको स्टेटस दिखा रहा है डरिंग सिलेक्शन रनिंग, तो यहाँ पे आपको एंटर बटन प्रेस करना है इसको कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे दिखा रहा है डरिंग सिलेक्शन इज कंप्लीट। अब उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है डरिंग प्रिंट पे। डरिंग सिलेक्शन कंप्लीट के बाद आपको यहाँ पे डनिंग प्रिंट आउट पे क्लिक करना है, और अगेन आउटपुट डिवाइस LP01, और यहाँ पे स्टार्ट इमीडिएटली चेकबॉक्स ऑलरेडी टिक किया हुआ है, प्रिंट बटन पे क्लिक करेंगे, एंटर बटन दबाएंगे। पे आ रहा है डनिंग प्रिंट आउट कंप्लीट हो चुका है। अब आप जाओगे डनिंग हिस्ट्री में, और अकाउंट टाइप हम कस्टमर के लिए क्या करते हैं D, और यहाँ पे कंपनी को डाल देते हैं 1188, और एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे सिस्टम ने एक इनवॉइस इस कस्टमर की पिक कर लिया और उसको लेवल दे दिया 1, और ये जो कस्टमर को डनिंग लेवल असाइन हो गया 1 18,000 के लिए। अब वो जो नोटिस है उसको डिस्प्ले करना है, तो आप यहाँ पे ये जो बटन है डिस्प्ले डनिंग नोटिस का, इस पर क्लिक करो, और यहाँ पे क्लिक करो प्रिंट प्रीव्यू बटन पे, और आउटपुट डिवाइस अगेन आप दे दो LP01। तो ये जो फर्स्ट डनिंग नोटिस है सिस्टम ने जनरेट किया इस कस्टमर के लिए
जिसमें ये जो स्टैंडर्ड टैक्स सिस्टम ने लिया, जो भी आपने डनिंग फॉर्म असाइन किया हुआ था उसके बेस पे। और यहाँ पे ये इनवॉइस है, ये ओवरड्यू इनवॉइस है 18,000 की, कितने दिन पुरानी है? 7 दिन पुरानी है। जो ड्यू डेट इसकी क्या थी? ड्यू डेट इसकी थी 1 दिसंबर। और आज हमने डनिंग प्रोग्राम चलाया तो अभी तक पेमेंट अगर नहीं रिसीव हुई तो सिस्टम ने उसको लेवल 1 असाइन कर तो सिस्टम ने लेवल 1 असाइन कर दिया। तो यहाँ पे डनिंग चार्जेस सिस्टम ने ले लिया 10 रुपीज़। अब यहाँ पे ये ज्यूम करते हैं। अब इसके बाद हम जाएंगे कस्टमर मास्टर डेटा में। यहाँ पे एक और स्क्रीन ओपन कर लेते हैं और कस्टमर मास्टर डेटा में जाएंगे। तो यहाँ पे आप क्या तो यहाँ पे आप क्या ऑब्जर्व करोगे? यहाँ पे आप ये देखोगे कि ये जो कॉरेस्पॉन्डेंस टैब है जहाँ पे आपने डायनिंग प्रोसीजर असाइन किया है, ये जो 2 फील्ड है वो सिस्टम अपने आप अपडेट कर देता है अगर आपने डाइनिंग एक्टिविटी को सक्सेसफुली रन किया है। एक तो डनिंग लेवल और दूसरा होता है लास्ट डनिंग डेट। तो लेवल कस्टमर को दे दिया 1 और लास्ट डनिंग डेट आ गई आपकी 8th, जो कि आज की दिन है। तो ये जो जितने ज़्यादा लेवल होंगे उतनी ज़्यादा जो कि उसकी क्रेडिट लिमिट होगी ऑटोमेटिकली वो कम होनी शुरू हो जाएगी। सिस्टम उसको अगर उसको एज ए अगर ये जो डनिंग एक्टिविटी उसको एक पैरामीटर एक क्राइटेरिया लिया हुआ है क्रेडिट लिमिट रिवीजन के लिए, ऑटोमेटिक क्रेडिट रिवीजन के लिए अगर इस डनिंग एक्टिविटी को एक क्राइटेरिया लिया हुआ है क्रेडिट मैनेजमेंट में। अब हम अब हम ये अज्यूम करते हैं कि इस कस्टमर ने, क्योंकि हमने 5 जो है वो 5 दिनों का गैप जो है वो मेंटेन करना है, हमने जो इंटरवल लिया हुआ 5 दिनों का लिया हुआ। अब हम ये अज्यूम करते हैं कि 5 दिन बाद हमने ये जो डनिंग एक्टिविटी दोबारा चलाई, बट इस कस्टमर ने 5 दिन बाद भी इसकी कोई भी कस्टमर की पेमेंट नहीं आएगी, ये जो 18,000 की। तो उसमें क्या होगा, उसको हम ऑब्जर्व करने के लिए एक और डनिंग रन एग्जीक्यूट करेंगे और उसकी डेट डाल देते हैं हम फ्यूचर की। तो उसके लिए हम डेट डाल देते हैं यहाँ पे फ्यूचर की। हम जाएंगे F150 में दोबारा से और यहाँ पे हमने डेट डाल दी 5 दिन बाद की। लेट सपोज ये है 13। तो यहाँ में हमने आईडी दे दिया 1118। उसके बाद पैरामीटर में जाएंगे, सेम स्टेप्स। अब यहाँ पे डेट डाल देंगे 13 दिसंबर। हमने 5 दिन बाद चलाया सेम प्रोग्राम सेम कस्टमर के लिए। एंटर और वापस जाएंगे स्टेटस में और स्केड्यूल LP01 स्टार्ट इमीडिएटली स्केड्यूल प्रिंट आउट प्रिंट डनिंग हिस्ट्री अकाउंट टाइप कंपनी कोड एग्जीक्यूट। अब आप नोटिस करोगे सेम कस्टमर की जो 18,000 की इनवॉइस है हमने 5 दिन बाद भी रिसीव नहीं की है इसकी पेमेंट। तो सिस्टम ने इस कस्टमर को लेवल 2 दे दिया और इस लेवल 2 में जो डनिंग नोटिस है वो उसको आपने अगर डिस्प्ले करना है तो यहाँ पे कर्सर रखो और यहाँ पे डिस्प्ले डनिंग नोटिस पे क्लिक करो, प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करो। यहाँ पे आउटपुट डिवाइस आपका आ जाएगा LP01 और यहाँ पे जो आपका सेकंड वाला डनिंग फॉर्म था जो आपने साइन किया उसके बेस पे सिस्टम ने ये जो डनिंग टेक्स्ट है ये डनिंग लेटर इशू किया है। और यहाँ पे ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है टेक्स्ट में कि ऑलरेडी रिमाइंडर जो है सेंड किया है और उसके बाद भी अभी तक पेमेंट रिसीव नहीं हुई है। तो ये आपकी इनवॉइस है जो कि सेम है। डेट आ गया कि उसकी इनवॉइस की जो डेट थी वो 1 दिसंबर थी और पेमेंट कब ड्यू थी? 1 दिसंबर को। तो अभी जो है 13 तारीख को हमने रन किया तो 12 दिन ओवर हो गए और लेवल 2 जो है वो असाइन हो गया। रनिंग चार्ज यहाँ पे सिस्टम ने दे दिया 20। तो ऐसे ही सिस्टम इसको प्रोसेस करता जाएगा। तो 4 के बाद ये जो केस है डिस्प्यूट केस ये चले जाएगा कलेक्शन मैनेजमेंट पे। अब अगर आप इस कस्टमर का मास्टर डेटा चेक करोगे तो वहाँ पे सिस्टम ने जो लेवल दे दिया है इसका 1 से 2 कर दिया है और लास्ट रनिंग भी डेट आप देखोगे ये
चेंज होके 13 दिसंबर की हो गई। तो ये थी डनिंग की एक्टिविटी कस्टमर के लिए। इसके साथ हमने AR को कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा इंटीग्रेशन का। तो पहला इंटीग्रेशन है हमारा FIMM और दूसरा है FISD। तो FIMM में हम जो P2P साइकिल है या प्रोक्योरमेंट टू पे साइकिल है उसको कवर करेंगे। तो उसके लिए जो भी कॉन्फ़िगरेशन रहती है MM साइड से उसको भी देखेंगे और FI साइड से क्या कॉन्फ़िगरेशन है वो भी देखेंगे। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।